अभी अभी एक स्कूल में टीचर लगी। अपने रंग रूप की वजह से वो बचपन से बहुत कुछ सुनते हुए आई थी। उसे लगा कि एक टीचर बनने के बाद में सभी उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन जब अपनी क्लास में जाती है और प्रिंसिपल टीचर उसका इंट्रोडक्शन बच्चों से कराती है। बच्चों, इनसे मिलो। ये आपकी हिंदी की टीचर है, ममता मैम। नवी क्लास के सभी बच्चों में से एक बच्चा जोर से बोल पड़ता है, अरे, इतनी काली टीचर! ये सुनकर ममता को अच्छा नहीं लगता। प्रिंसिपल सब बच्चों को आंखें दिखाती है। बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ दोगे और हम लोग अपनी क्लास का रिजल्ट सबसे अच्छा रखेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन मैम की तरफ हम देखेंगे कैसे? कितनी काली टीचर है। मैं तो अपनी क्लास ही चेंज कर लूंगा। मुझे क्लास में आवाज आ रही है। सब लोग चुपचाप बैठो और नई टीचर जो आपको पढ़ा रही है उसे ध्यान से पढ़ो। ये क्लास स्कूल की सबसे नालायक क्लास है। प्रिंसिपल के चले जाने के बाद ममता सब बच्चों को हिंदी की बुक निकालने के लिए बोलती है। सभी बच्चे अपनी किताबों को निकालकर डेस्क पर पटक पटक कर रख रहे थे। देखो बच्चों, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये गलत है। ये हमारी किताबों का अपमान है। लेकिन कोई भी ममता की बात नहीं सुनता। लंच टाइम में ममता जब स्टाफ रूम में जाती है तो सभी टीचर उसे देखकर मुंह बनाती है। उसके काले रंग पर सभी कटाक्ष करते हैं। ममता, बुरा नहीं मानना, लेकिन आजकल इतने सारे ट्रीटमेंट हैं। तुम वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती हो? थोड़ा रंग साफ हो जाएगा। बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम्हारा रंग वाकई में बहुत काला है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बच्चे तुम्हें देखकर डर तो नहीं गए। अपने रंग में मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो भगवान का दिया हुआ रंग है। पहले ही दिन स्कूल में अपने रंग के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद ममता का मन अब स्कूल जाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तभी उसके पिताजी आते हैं और ममता अपने पिताजी से कहती है कि क्यों ना वो घर में ही रहे। सिर्फ इसलिए घर में रहना है कि काली हो? फिर तो मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतना समझाया और तुमने जिंदगी भर इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की कि तुम एक टीचर बन सको। कुछ लोगों की बातों से तुम अपना मन इस तरह से कैसे दुख कर सकती हो? कैसे बताऊं पिताजी, कितना बुरा लगता है। सभी लोग मेरे काले रंग को लेकर न जाने क्या क्या बातें करते हैं और मैं तो आज हैरान हो गई कि बाकी टीचर भी मेरे काले रंग के बारे में बातें कर रही थी। देखो बेटा, अपने जीवन को लोगों की बातों से मत चलाओ। ये खूबसूरत जीवन तुम्हें भगवान ने दिया है और इसे तुम अपनी मर्जी से चलाओ। तब तो ममता सिर हिलाकर हाँ कह देती है, लेकिन उसका मन बहुत ही भारी था। उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो बगैर खाना खाए अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। अगले दिन स्कूल में, अरे, तुम लोगों को पता है, प्रिंसिपल ने ममता मैम को हमारी क्लास टीचर बना दिया है। इसका तो ये मतलब हुआ कि अब हमें रोजाना सुबह सुबह काली मैम को देखना पड़ेगा। उन्हें तो देखकर ही डर लगता है। पढ़ाई तो मैं तब करूंगी। तभी ममता क्लास में आ जाती है और कोई भी बच्चा उनके स्वागत के लिए खड़ा नहीं होता। ये देखकर ममता को बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप से सब बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलती है। बच्चों, अच्छा होगा कि तुम मेरे चेहरे, मेरे रंग रूप को देखने के बजाय अपनी किताब में ध्यान दो। आज का पढ़ा हुआ तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगा। सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक मुझे चेक कराओ और अपने अपने मार्क्स बताओ कि किस किस बच्चे के हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं। ममता के कहने पर सभी बच्चे अपनी कॉपी चेक कराते हैं और उसके बाद अपने अपने मार्क्स भी बताते हैं। ममता सब बच्चों के मार्क्स एक पेपर पर लिख लेती है। वो हैरान थी कि क्लास में किसी भी बच्चे की हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये क्या?
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और फिर भी सारी क्लास हिंदी में सबसे ज्यादा वीक है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सब मिलकर अपनी हिंदी को सुधारेंगे। सब बच्चों में से एक बच्चा जोर से बोल पड़ता है, मैडम पहले अपना रंग तो सुधार लीजिए। सुनकर ममता एक बारी को चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके बोलती है, बच्चों मैंने अभी कहा तुम लोगों से कि मेरे रंग की तरफ ध्यान मत दो, तुम अपनी किताबों पर ध्यान दो। तुमने ध्यान दिया है, इन सफेद पन्नों पर काले अक्षरों से लिखे हुए ये काले अक्षर तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। काला रंग इतना भी बुरा नहीं होता। हाँ मैम, आप तो ऐसा ही बोलेंगी क्योंकि आपका रंग काला जो है। मैम, क्या आपने कभी कोई क्रीम नहीं लगाई जिससे कि आप गोरी हो जाए? नहीं, मैंने कभी कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मेरे पास पढ़ने के सिवा और कोई काम ही नहीं था। सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। ममता अपनी क्लास लेने के बाद वहां से जाने लगती है कि तभी इंग्लिश वाली टीचर वहां आती है। ये लो भाई, काली घटा के जाते ही सूरज निकल आया। ये सुनकर इंग्लिश वाली टीचर अपना सर गर्व से ऊंचा कर लेती है। ये देखकर ममता थोड़ी शर्मिंदा होती है और वो कुछ नहीं कहती और वहां से निकल जाती है। बच्चे खुशी खुशी इंग्लिश वाली टीचर से पढ़ने लग जाते हैं। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होता है कि 15 अगस्त के लिए सभी बच्चों को जो स्टेज परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अपनी क्लास टीचर को अपने नाम लिखवा दें। अगले दिन ममता भी अपनी क्लास में सभी बच्चों को बोलती है, तो क्लास के बच्चे कहते हैं कि उनकी क्लास में किसी के पास कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए कोई भी अपना नाम नहीं देगा। क्यों बच्चों, कोई टैलेंट नहीं है? तुमने अपने आप को कभी जांचा परखा भी है? सभी टीचर्स कहती हैं कि हमारी क्लास पढ़ाई में अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। भला ये क्या बात हुई? पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओगे, लेकिन तुम लोगों को ऐसी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी सब बच्चे खड़े हो जाओ जिनकी आवाज अच्छी है, और वो बच्चे मुझे अपना नाम बाद में देना जो अच्छा डांस जानते हो। हम अपनी क्लास को 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक जो अच्छा गाना गाता है और एक जो अच्छा डांस करता है, और फिर मिलजुल कर एक अच्छे से परफॉर्मेंस तैयार करते हैं। सब लोग मुझसे वादा करो कि इस बार हम लोग फर्स्ट आएंगे। पर मैम, हमारी पढ़ाई का क्या होगा? हम तो वैसे ही पढ़ाई में सबसे पीछे हैं। देखो बच्चों, हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। ये हमारी सोच है कि हम सबसे पीछे हैं। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम सबसे आगे हैं, तो देख लेना हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। और तुम्हारी पढ़ाई का जिम्मा मेरे सर पर है। हम सब मिलजुल कर अपनी क्लास का नाम रोशन करेंगे। ममता ने इतने जोश के साथ ये बात बोली कि सभी बच्चों को भी लगने लगा कि हाँ, उन लोगों को भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। सभी बच्चों ने अपना नाम गाने और डांस में लिखवा दिया। घर आकर ममता ने एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुना और उसी के ऊपर एक अच्छी सी कोरियोग्राफी भी बनाई। अगले दिन, अरे ममता मैम, ये आप कौन सी क्लास को काम करवा रही हो? आपको पता नहीं है, सारे स्कूल में सबसे नालायक क्लास यही है। न पढ़ाई में अच्छी, न खेल कूद में अच्छी, और न ही किसी परफॉर्मेंस में अच्छी। ये सुनकर सभी बच्चों का चेहरा लटक जाता है, लेकिन ममता टीचर को पलटकर जवाब देती है, मैम आप गलत कह रही हैं। इस क्लास का एक एक बच्चा बहुत ही काबिल है। मैंने खुद से देखा है। ये लोग केवल पढ़ाई नहीं बल्कि और चीजों में भी बहुत अच्छे हैं। और देख लेना, इस बार ये क्लास सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और प्राइज भी जीतेगी। क्यों बच्चों, करोगे ना? अभी बच्चे हिस्ट्री टीचर की बात सुनने के बाद उदास थे,
लेकिन जैसे ही ममता ने ये बात बोली, सभी एक सुर में बोल पड़े, हाँ, हम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ये सुनकर हिस्ट्री टीचर वहां से पैर पटकते हुए चली गई। मैम, अब तो हम सबको भी टीचर्स को दिखाना है कि हमारी क्लास नालायक नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं बच्चों, हम मिलजुल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से सब लोग हाथ उठाओ और अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करो। ममता सब बच्चों में जोश भर देती है और सभी की तैयारी में ममता और जुट जाती है। उनके पास 15 दिन थे और 15 दिन में उन्होंने एक गाने के ऊपर डांस परफॉर्मेंस देनी थी। अपने द्वारा चुना हुआ गाना लिया और उस पर उन लड़कियों को डांस भी करवाया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। 15 अगस्त वाले दिन सुबह सुबह सभी क्लास के बच्चे अपने अपने परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर आते हैं। ये लो भाई, ये नालायक क्लास भी आज स्टेज पर आने वाली है। सर, स्टेज पर भी आएंगे और आग भी लगा कर जाएंगे। तभी ममता सारी क्लास के बच्चों को लाइन से लगा देती है और अपनी बारी आने पर स्टेज पर एक जोरदार परफॉर्मेंस बच्चों को दिलवाती है। सभी बच्चे और टीचर हैरान थे कि उस क्लास के बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आखिर में प्रिंसिपल मैम ममता मैम की क्लास को फर्स्ट प्राइज देती हैं। जहां चाह वहां राह, ये कहावत तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार है जो क्लास सारे स्कूल में सबसे नालायक क्लास में आती थी, आज उसने जोरदार परफॉर्मेंस देकर सबका मुंह बंद कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास इस बार पढ़ाई में भी अपना नाम दर्ज कराएगी। तभी ममता मैम की क्लास के सारे बच्चे हाथ उठाकर यस कहते हैं और अगले दिन जब ममता क्लास में आती है, सभी बच्चे खड़े होकर जोरदार गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बात है, आज तो मजा आ गया। लग रहा है कि सब बच्चे घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन तभी सब लोग शांत हो गए और ममता मैम से बोले, मैम, आज से पहले जितनी भी टीचर हमारी क्लास को पढ़ाने के लिए आई, सबने पहले ही हम लोगों को डीमोटिवेट कर दिया। सभी टीचर कहती थी कि हम लोग नालायक हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने हम सब पर भरोसा किया और हमने आपको इतना भला बुरा कहा, फिर भी आपने हमारा हौसला कम नहीं होने दिया। हम सब आपसे वादा करते हैं कि हम पढ़ाई में भी अच्छे हो जाएंगे। बच्चों, तुम सब पढ़ाई में अच्छे हो, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हो। बस तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग मिलजुल कर सब कुछ कर लेंगे। सभी बच्चे ममता मैम के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। ममता सभी बच्चों के अंदर बदलाव ले आती है। वो क्लास जो सारे स्कूल में सबसे नालायक थी, आज सबसे अव्वल थी। सभी बच्चे ममता मैम से प्यार भी करने लगे। रामपुर नाम का एक गांव था जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में रामवती, उसका पति और उसके 2 बेटे रहते थे। दोनों बेटे शादी के लायक हो चुके थे। एक दिन रामवती अपने पति से कहती है, सुनो मनोहर के बापू, हमारे दोनों बेटे शादी के लायक हो गए हैं। तुम उन दोनों के लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढते हो? और फिर कब तक मैं अकेले ही पूरे घर को संभालूंगी? मुझसे नहीं होता अब ये घर का काम। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हमारे दोनों बेटे शादी लायक तो हो गए हैं, पर अभी उनका काम धंधा कुछ जमा नहीं। हम लड़की वालों को क्या कहेंगे कि हमारे लड़के कुछ काम नहीं करते? और फिर तुम तो जानती ही हो आजकल की लड़कियों के नखरे। अरे तुम एक बार इनकी शादी तो करवा दो, फिर अपने काम भी कर लेंगे। और रही बात नखरों की, तो वो सब मैं देख लूंगी। ठीक है, फिर मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ अच्छी लड़कियां देखना। अरे अपने लिए नहीं, अपने लड़कों के लिए देखना लड़कियां, समझ गए ना? अरे रामवती,
तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी तक। फिर दोनों हंसने लगते हैं। अगले कुछ दिनों बाद सोहनलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे रामवती, हमारे बड़े बेटे के लिए तो लड़कियां मिल रही हैं, पर हमारे छोटे बेटे की कुंडली में कुछ दोष है। उसकी बात कहीं नहीं बन रही, क्या करें? अरे तो क्या हुआ, एक की शादी कर देते हैं, एक की बाद में करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है, पर मैंने सोचा था कि दोनों की शादी एक ही मंडप में हो जाती तो हमारे कुछ पैसे भी बच जाते। अरे तुम भी जब देखो पैसे बचाने की ही सोचते रहते हो। क्या ऊपर लेकर जाओगे क्या इतना पैसा? अरे अगर मैं पैसे बचाने की ना सोचूं तो तेरे खर्चे कैसे पूरे करूंगा? हाँ, मेरे खर्चे तो करोड़ों में है ना। अरे मेरी रामवती, तू तो नाराज हो गई। चल अब ये सब छोड़ और शादी की तैयारी शुरू कर दे। कुछ दिनों बाद उनके बड़े बेटे मनोहर की शादी हो जाती है। मनोहर की पत्नी बहुत सुंदर थी और अमीर घर की भी थी। वो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर भी आई थी। इसलिए रामवती दिन रात अपनी बहू के ही गुणगान गाती रहती थी। मानसी भी अपनी सास को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो मानसी को किसी बात के लिए रोकती टोकती नहीं थी। चुपचाप मानसी की हर बात सुन लेती थी और मान लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद रामवती को अपने छोटे बेटे की शादी की फिक्र सताने लगी। उसकी कहीं बात नहीं बन रही थी। एक दिन वो परेशान होकर अपने पति सोहनलाल से कहती है, सुनो जी, मुझे तो सुंदर की बड़ी चिंता हो रही है। कहीं ऐसा ना हो वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाए। तुम कुछ करते क्यों नहीं? अरे तू भी कैसी बात करती है? कर तो रहा हूँ कोशिश, लेकिन कई बात नहीं बनती। मेरी नजर में एक लड़की तो है, पर वो हमारे सुंदर के लायक नहीं लगती। देखने में थोड़ी सांवली है और छोटे कद की है। नहीं नहीं, काली लड़की तो बिल्कुल नहीं चलेगी अपने सुंदर के लिए। और फिर अपनी बड़ी बहू को देखा है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। और छोटी बहू को लाकर क्या चांद पर दाग नहीं लग जाएंगे? बस यही एक लड़की बची है, बाकी जगह से तो कोई उम्मीद नहीं। फिर कुछ देर बाद दोनों सोचने लगते हैं और रामवती कहती है, ठीक है जी, कुंवारा रखने से तो अच्छा है कि उसी लड़की से हम अपने सुंदर की शादी करवा दें। तुम कल ही जाकर बात कर लेना, और हाँ, दहेज की बात जरूर कर लेना। ठीक है, मैं कल ही बात पक्की कर लेता हूँ, पर पहले एक बार सुंदर से पूछ लेता हूँ। अरे उससे क्या पूछना, वो बेचारा वैसे ही परेशान रहता है। कुछ दिनों बाद सुंदर की शादी सांवली से हो जाती है। सांवली देखने में तो काली थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने आते ही पूरे घर का काम संभाल लिया था। वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और सुंदर और पूरे परिवार का ख्याल भी रखती थी। वहीं दूसरी तरफ मानसी को कुछ खास काम नहीं आता था, तो थोड़े दिन में ही वो सांवली से चिढ़ने लगी और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी सास को भी सांवली के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में उसने अपनी सास को काबू में कर लिया। और अब वो दोनों मिलकर सांवली को हमेशा परेशान करने लगे। उसके काले रंग की वजह से उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। कुछ दिनों तक तो सांवली ने सब कुछ चुपचाप सह लिया, लेकिन एक दिन तो हद हो गई। एक दिन सुबह सुबह की बात है। मानसी और उसकी सास सांवली को चाय के लिए कहते हैं, अरे ओ सांवली, कहाँ है तू? जरा हमारे लिए चाय तो बना दे। नहीं माँ जी, मैं चाय नहीं पीती, मैं तो कॉफी पीती हूँ। मेरे लिए तो कॉफी बना देना। और हाँ, चाय काली मत बना देना, मुझे काली चाय बिल्कुल पसंद नहीं। फिर मानसी कहती है, हाँ माँ जी, मुझे भी काली कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं। उनके कहने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सांवली को उसके काले रंग का ताना मार रहे हो। माँ जी, क्यों ना आज दिन के खाने में काली दाल बनाए? अरे नहीं मानसी, मुझे काली दाल देखकर ही उल्टी आती है। सांवली को उनकी ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है और वो उन्हें चाय और कॉफी देकर रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। आज तो हद ही हो गई थी। सांवली से अब ये सहा नहीं जा रहा था। वो तेजी से एक ऊंचे पहाड़ की ओर जाने लगी और जैसे ही वो उस पहाड़ से कूदने लगी, तभी एक औरत ने उसे देख लिया। वो औरत कोई तांत्रिक लग रही थी। वो भागकर सांवली के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तू यहां क्या कर रही है? मैं बहुत दुखी हूं, मुझसे अब और नहीं सहा जाता, मैं थक चुकी हूं।
अरे क्या हुआ, मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। फिर सांवली उस महिला को सारी बात बता देती है। वो महिला कहती है कि बहुत सालों पहले उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर उसने हार नहीं मानी और अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि अब कोई उसका मजाक नहीं बनाता, बल्कि सब उससे डरते हैं। फिर वो सांवली को एक आईना निकाल कर देती है। उस आईने को देखकर सांवली कहती है, आप इस आईने को देखकर मेरा मजाक क्यों बना रही हैं? मैं इस आईने का क्या करूं? मेरी तो सूरत ही देखने लायक नहीं है। मैं इस आईने का क्या करूं? अरे बेटी, मैं तेरा मजाक नहीं बना रही हूं। तू एक बार अपनी सूरत तो देख इसमें, तुझे सब समझ आ जाएगा। इधर घर पर सुंदर परेशान था कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। वो उसे सब जगह ढूंढ चुका था। रामवती और मानसी भी झूठे आंसू बहाने लगी। अरे मेरी प्यारी बहू कहाँ चली गई? लाखों में एक थी मेरी बहू। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ माँ जी, आपने सही कहा। और फिर वो दोनों मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती हैं। रात हो चुकी थी। सांवली अब तक घर नहीं लौटी थी। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। सुंदर भागकर दरवाजा खोलता है और सांवली को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे सांवली, तू कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान हो गए थे। पीछे से रामवती और मानसी भी आ जाते हैं और सांवली का गोरा रंग देखकर हैरान रह जाते हैं। देखो माँ जी, आपको मेरा काला रंग पसंद नहीं था ना, इसलिए मैंने सारा दिन अपने काले रंग को गोरा बनाने में लगा दिया। अब तो आप खुश हैं ना? अब तो आप मुझे काली काली कहकर ताना नहीं मारेंगी ना? उनकी बातें सुंदर भी सुन रहा था। अरे सांवली, तू ये क्या कह रही है? क्या माँ तुझे ताना मारती थी? पर तुमने मुझसे तो कभी कुछ कहा नहीं, ऐसा क्यों? अरे नहीं नहीं, ये मेरी और माँ जी के बीच की बात है। आप जाने दो, अब सब ठीक है। रामवती और मानसी इसी उधेड़बुन में लगी रही कि आखिर ऐसा क्या जादू हो गया कि इतनी काली औरत अचानक एक ही दिन में इतनी गोरी हो गई। दोनों को ये बात बेचैन कर रही थी। रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं। तभी मानसी चुपके से सांवली के कमरे में जाती है और वहां पर उसे एक आईना दिखता है। वो चुपके से उसे उतार कर ले आती है। वो आईना दिखने में कुछ अलग सा था। मानसी उसे लेकर अपने कमरे में आती है और जैसे ही वो आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपना चेहरा काला दिखता है। वो घबरा जाती है। वो फिर से आईने में अपना चेहरा देखती है तो फिर से वो काली दिखने लगती है। फिर वो अपने कमरे में लगे आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपना चेहरा काला दिखता है। अपने चेहरे को वो अपने हाथों से रगड़ने लगती है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा काला ही रहता है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। लगता है ये तो कोई जादुई आईना है जो आदमी का असली चेहरा दिखाता है। लगता है मेरा चेहरा तो गोरा है पर मेरा मन काला है। शायद इसीलिए इस आईने ने मेरा चेहरा काला कर दिया। कुछ देर में सुबह हो जाती है। सब लोग उठ जाते हैं, लेकिन मानसी कहीं नहीं दिख रही थी। रामवती मानसी के कमरे में जाती है तो देखती है कि मानसी अभी तक सो रही थी। रामवती मानसी को उठाती है और कहती है, अरे बहू रानी, क्या हुआ? आज अभी तक सो रही है? क्या बात है? हाँ माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सोना है, आप जाओ। अरे तबीयत को क्या हुआ? कल तो अच्छी खासी थी। और तूने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? क्या हुआ, बता मुझे। कुछ नहीं माँ जी, आप जाओ। बहुत कहने पर भी मानसी अपना चेहरा नहीं दिखाती। अगले कुछ दिनों तक मानसी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। इधर सांवली अपने कमरे में जादुई आईने को ना देखकर समझ गई थी कि जरूर मानसी उस जादुई आईने को ले गई होगी और उन्होंने उसमें अपना चेहरा देख लिया होगा और तांत्रिक के कहने के अनुसार उसमें उनका असली चेहरा दिख गया होगा। इसलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। रात का समय। मानसी चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस जादुई आईने को चुपके से अपनी सास के कमरे में रखाती है और उसकी सास भी उस जादुई आईने में अपनी शक्ल देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। उसका चिल्लाना सुनकर सब भाग कर आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? क्या कोई भूत देख लिया क्या, या कोई चुड़ैल जो इतनी जोर से चिल्लाई? सब लोग रामवती का काला चेहरा देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। अरे रामवती, तुझे क्या हुआ?
तू अचानक काला कोयला कैसे बन गई? क्या कर लिया इस बुढ़ापे में? ऐसा इस बुढ़ापे में भी तुझे फैशन करने का शौक चढ़ा था? चुप रहो जी, तुम बढ़ बढ़ कर बोल रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस जादुई आईने का किया धरा है जिसने मुझे ऐसा कर दिया। इतने में उसकी बहू मानसी भी वहां आ जाती है और मानसी भी कोयले की तरह काली हो चुकी थी। अरे मानसी, तू भी काला कोयला बन गई। जरूर तूने भी यही किया होगा जो मैंने किया। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। सांवली उनके पास आती है और कहती है, देखा माँ जी आपने, काला होने का दर्द कैसा होता है। आज आप दोनों को अपने इस काले रंग के ऊपर कितना दुख हो रहा है, और अभी तो आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है तो आपका ये हाल है। कभी आप दोनों ने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा जब आप दोनों मुझे रात दिन ताना देते रहते थे। मैं काली थी तो इसमें मेरा क्या कसूर। हमें माफ कर दे बहू। ऐसा कहकर वो दोनों सांवली के पैरों पर गिर जाती हैं और माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि वो फिर से उन्हें गोरा बना दे। उस आईने को देखकर सांवली कहती है कि ये उसके बस की बात नहीं। हाँ, अगर उन दोनों ने सच्चे मन से अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है तो धीरे धीरे उनका रंग साफ और गोरा हो जाएगा। और ऐसा कहकर उसने उस आईने से कहा, हे जादुई आईने, अगर इन दोनों ने सच्चे मन से अपनी गलती मान ली और अब इनका मन साफ है तो इन्हें दोबारा से गोरा बना दे। और ऐसा कहकर उसने उन दोनों को अपना चेहरा उस आईने में देखने के लिए कहा। और जैसे ही रामवती और मानसी ने अपना चेहरा उस आईने में देखा तो वो दोबारा से पहले सी हो गई थी। अपना गोरा रंग पाकर वो दोनों बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने सांवली को अपने गले से लगा लिया। उन दोनों को इस तरह से देखकर सोहनलाल और उसके दोनों बेटे भी बहुत खुश हुए और फिर सब ठीक हो गया। शोभा अपने माता पिता के साथ रामपुर गांव में रहती थी। शोभा स्वभाव से बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी। शोभा के बाल बचपन में तो बहुत ही सुंदर, लंबे और काले थे, पर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसके बाल गिरने लगे और अब उसके सर पर बाल बहुत ही कम रह गए थे। उसके बाल पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गए थे। उसके माता पिता को उसकी ये हालत देखकर बहुत ही चिंता रहने लगी, क्योंकि गांव के सभी लोग उसको गंजी गंजी कहकर बुलाते थे, जिस कारण शोभा बहुत ही उदास रहती थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए कोई लड़का देखते तो वो भी शोभा के बालों की वजह से मना कर देता। एक दिन शोभा बाजार से सामान खरीदकर घर आ रही थी तो गांव की कुछ लड़कियां उसको चिढ़ाने लगती हैं। अरे शोभा, आज हवा बहुत तेज चल रही है, तुम अपने बाल जरा संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो तेज हवा का झोंका आए और तुम्हारे बाल ही उड़ा कर ले जाए। हाँ, ये जो बचे हुए बाल हैं ये भी उड़ जाएंगे तुम्हारे, फिर तो तुम बिल्कुल ही गंजी हो जाओगी। कौन करेगा गंजी लड़की से शादी, बेचारी शोभा। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं। उनकी ये बातें सुनकर शोभा रोने लगती है और रोते रोते अपने घर आ जाती है। उसको रोता हुआ देखकर शोभा की माँ कमला उससे पूछती है, क्या हुआ शोभा, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं, मेरे बाल सब लोगों की तरह क्यों नहीं है? चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरे बाल बचपन में बहुत ही सुंदर थे, वो तो बीमारी के कारण तेरे बाल ऐसे हो गए। हमने सब जगह दिखाया तुझे पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब लोग मुझे गंजी गंजी कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ। ऐसा कहकर शोभा रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। रोते रोते वो जंगल में पहुंच जाती है। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास ही में तपस्या कर रहे एक साधु बाबा उसके पास आते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। क्यों बेटी, इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? अचानक से जंगल में किसी की आवाज सुनकर शोभा चौंक जाती है और वो अपने आंसू पोंछकर देखती है तो उसको वहां एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। साधु बाबा को अपने सामने देखकर वो कहती है, प्रणाम बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मत रो मेरी बच्ची, क्या बात है, मुझे बताओ। शोभा साधु बाबा को सारी बात बता देती है। उसकी सारी बातें सुनकर साधु बाबा बोलते हैं,
अच्छा, ये बात है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, और ये जो तुम्हारे साथ गांव वालों ने किया है वो बहुत ही गलत किया है। सुनो बेटा, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। शोभा साधु बाबा की बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, बाबा, आप भी औरों की तरह मेरी समस्या का मजाक बनाने लगे हो। किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं है। मेरे बाल कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी समस्या का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। सच में मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या? सच में बाबा? आप मेरे ये बाल ठीक कर दोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे ये बाल बिल्कुल ठीक कर दूंगा। साधु बाबा के मुंह से ये बात सुनकर शोभा बहुत ही खुश हो जाती है। तब साधु बाबा अपनी कुटिया में जाते हैं और वहां से एक कंघी लेकर आते हैं। वो उस कंघी को शोभा को देते हैं और कहते हैं, ये कंघी लो। ये एक जादुई कंघी है, और इससे अपने बालों पर 5 बार कंघी करो। ऐसा करने से तुम्हारे बालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। शोभा साधु बाबा से वो कंघी लेकर अपने बालों पर 5 बार कंघी करती है। जैसे ही वो अपने बालों पर कंघी करती है, उसके बाल लंबे, काले और घने होने लगते हैं। देखते ही देखते शोभा के बाल काफी लंबे हो जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, जिन्हें देखकर शोभा बहुत ही खुश हो जाती है। वो कंघी को साधु बाबा को वापस करती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मेरे बाल तो सच में इतने सुंदर और लंबे हो गए हैं। ऐसे बाल तो यहाँ गांव में किसी के भी नहीं है। अब तो तुम्हारी बालों की समस्या मैंने हल कर दी है। अब तुम अपने घर जाओ। हाँ, मैं अपने घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ को अपने ये बाल दिखाऊंगी। ऐसा कहकर शोभा अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ कमला को आवाज लगाती है, माँ, माँ, देखो मेरे बाल। कमला शोभा के बाल देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे शोभा, इतने लंबे बाल एक दिन में ये कैसे हो गया? शोभा खुशी से हंसते हुए कहती है, माँ, ये सब साधु बाबा की वजह से हुआ है। साधु बाबा? हाँ माँ, साधु बाबा। पर तुझे कहाँ मिल गए ये साधु बाबा? गांव में तो कोई ऐसा साधु नहीं है। सब बताती हूँ माँ। मैं रोते रोते जंगल में चली गई थी। वहां मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उनको मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे एक जादुई कंघी दी, जिससे मेरे बाल इतने सुंदर हो गए। वो साधु बाबा तो कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं, तभी तो उनके पास वो जादुई कंघी थी। हाँ माँ, मैं क्या अब गांव में घूम कर आऊं? जो लोग मुझे चिढ़ाते थे वो अब मेरे बालों को देखकर हैरान हो जाएंगे। हाँ हाँ, जा घूम कर आ जा। ये सुनकर शोभा गांव में घूमने चली जाती है। आज शोभा अपने बालों की वजह से बहुत खुश थी। शोभा को इतना खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। शोभा अपने सुंदर और लंबे बालों को लहराकर गांव में घूमने लगी। तभी उसको वहां रीता मिल जाती है और वो शोभा के बालों को देखकर चौंक जाती है और शोभा से पूछती है, शोभा, इतने लंबे बाल, कहीं तुमने नकली बाल तो लगाने शुरू नहीं कर दिए? ऐसा कहकर रीता हंसने लगती है। उसको हंसता देखकर शोभा कहती है, नहीं नहीं रीता, ये मेरे असली बाल हैं। तुम चाहो तो छूकर देख लो। रीता शोभा के बालों को छूकर देखती है और कहती है, अरे हाँ, सच में ये तो बिल्कुल असली बाल हैं। पर ये सब हुआ कैसे? ऐसा क्या किया तूने जो तेरे बाल एक ही दिन में इतने लंबे हो गए? नहीं नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं बता सकती। अरे वाह शोभा, इतने सुंदर बाल होने के बाद तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। चुपचाप बता दो, वरना मैं तेरे सारे बाल काट दूंगी। तब मत बोलना मुझे। ऐसा कहकर रीता शोभा के बालों को पकड़ लेती है। शोभा डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मेरे बालों को मत काटो, मैं बताती हूँ तुमको सब। शोभा रीता को साधु बाबा और उनकी जादुई कंघी के बारे में सब बता देती है। ये सब सुनकर रीता मन ही मन बहुत खुश होती है और अगले दिन वो सुबह अपने बालों को छोटा कर रोते रोते जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां वो साधु बाबा रहते थे। उसके रोने की आवाज सुनकर साधु बाबा रीता के पास आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रही हो बेटी? बाबा, देखो ना मेरे बाल कितने खराब हैं। सब मुझे चिढ़ाते हैं। रो मत बेटी,
मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। बाबा, क्या आप मेरे बाल ठीक कर दोगे? हाँ बेटी। ऐसा कहकर साधु बाबा अपनी कुटिया में से जादुई कंघी निकाल कर लाते हैं और रीता को देते हैं। रीता उस कंघी से अपने बालों को संवारने लगती है। धीरे धीरे रीता के बाल लंबे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। एक दिन रीता का भाई राजू शहर से घर आता है तो वो रीता के लंबे बालों को देखकर कहता है, अरे वाह रीता, तेरे बाल पहले से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्या बात है? तब रीता अपने भाई को साधु बाबा और उस जादुई कंघी के बारे में सब बता देती है। राजू एक बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था। वो रीता को कहता है, रीता, मेरे पास एक तरकीब है बालों को लेकर। बालों को लेकर? ऐसा क्या है? साफ साफ बताओ ना। अरे सुनना, अगर हम तेरे बाल काट कर शहर में बेच दें तो हमको बहुत ही अच्छे पैसे मिलेंगे। आजकल शहर में बाल बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं काटूंगी। अरे तू पागल है तो फिर जाकर साधु बाबा की जादुई कंघी से बाल लंबे कर देना ना। मैं फिर काट कर शहर में बेच आऊंगा, तुम फिर से बाल अपने लंबे कर लेना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। राजू रीता के बाल काटकर शहर में बेच देता है। उसको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। रीता साधु बाबा के पास जाकर अपने बाल फिर से लंबे करके आ जाती है। रीता का भाई फिर बाल काटकर शहर में बेच देता है। ऐसा करके धीरे धीरे वो लोग अमीर हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका लालच बढ़ने लगता है। एक दिन राजू और रीता मिलकर साधु बाबा की कुटिया से वो कंघी चुरा लाते हैं, ताकि उनको बार बार साधु बाबा के पास ना जाना पड़े और कोई और उस कंघी को चुरा कर उनसे ज्यादा अमीर ना बन जाए। फिर और दिनों की तरह राजू रीता के बाल काट कर शहर बेचने चला जाता है। पर जब रीता उस जादुई कंघी से अपने बाल संवारती है तो उसके बाल पहले के जैसे ही रहते हैं। वो कंघी अब एक साधारण कंघी बन गई थी। उसका जादुई असर खत्म हो चुका था। वो बार बार कोशिश करती है पर उसके बाल लंबे नहीं होते। राजू और रीता वो कंघी लेकर साधु बाबा के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं, पर साधु बाबा उनकी कोई बात नहीं सुनते। तब रीता रोते रोते शोभा के पास जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर शोभा उससे पूछती है, रीता, ये क्या हुआ तुम्हारे बालों को और तुम रो क्यों रही हो? तब रीता शोभा को सारी बात बता देती है। उसकी ये बात सुनकर शोभा कहती है, रीता, पैसों के लालच ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को अंधा बना दिया था। ये सब उसी का ही परिणाम है। मैं क्या कर सकती हूँ? अब तुमने गलती की है तो उसकी सजा तो तुमको मिलेगी ही। नहीं नहीं शोभा, ऐसा मत कहो। मैं ऐसे बिना बालों के कैसे रहूंगी? सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। शोभा, तुम एक बार चलकर साधु बाबा से बात करो। वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पैसों के लालच ने मेरे और मेरे भाई की आंखों पर पट्टी बांधी थी। शोभा रीता के साथ साधु बाबा के पास जाती है और उनसे रीता के बालों को पहले जैसा करने के लिए बोलती है। शोभा की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, ठीक है मेरी बच्ची, अगर इन लोगों को अपनी इस गलती का एहसास है तो मैं इन्हें माफ कर देता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा रीता के बालों को फिर से पहले जैसा कर देते हैं। उसके बाद वो सब लोग वापस अपने गांव आ जाते हैं और वो साधु बाबा भी उस जंगल से कहीं और चले जाते हैं।